हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। चलिए तो आज से स्टार्ट करते हैं क्लास 10th जो है अपनी, इसका चैप्टर नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो अभी तक अपन लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ करके आए हैं और चैप्टर फर्स्ट जो था अपन ने टोटल 3 पार्टों में कवर किया है। ठीक, तो जैसे कि हमारा जो चैप्टर सेकंड है इसका नाम है अम्ल क्षार और लवण। क्या नाम है? अम्ल क्षार और लवण। और जो फर्स्ट चैप्टर था उसका नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले पार्ट का पहला नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है हमारा क्या कह रहा है, उसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल किन्हें कहते हैं। क्या कह रहा है? अम्ल किन्हें कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमें अम्ल की डेफिनेशन बतानी है। तो यहाँ पर अपना लिखा है कि अम्ल की डेफिनेशन, और उसमें लिखा है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। याद रखना इस चीज को। पूछा जाता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं कि नहीं होते हैं, या पूछा जाता है कि स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं, तब आपको राइट आंसर बता देना है कि अम्ल कहलाते हैं। फिर आगे आ जाते हैं, तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये भी बात बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली बात है कि नीले को लाल कर देते हैं, क्योंकि जो क्षार होते हैं, क्या होते हैं? क्षार, वो अम्ल का जस्ट अपोजिट होते हैं, तो वो करते हैं लाल को नीला। याद रखना, अम्ल कहलाते हैं। क्लियर हो गया? तो अम्ल की डेफिनेशन आपके सामने लिखी है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षार किन्हें कहते हैं। क्षारक नहीं, क्षार। ठीक है, इधर क्षारक और क्षार में अंतर है बहुत ज्यादा। तो क्षार किन्हें कहते हैं? तो वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं। कैसे होते हैं? तीखे, कड़वे या कसैले होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो क्षार होते हैं ये जस्ट इसके क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर ये जो अम्ल है ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो जो क्षार है वो लाल लिटमस को कैसा कर रहे हैं? नीला कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। समझ में आ गया? अब जब अपन को ये इतना पता ही चल गया अम्ल क्षार की डेफिनेशन, तो ध्यान से सुने। अम्ल का अपन एक एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। तो अम्ल के एग्जाम्पल अपन लोगों से बहुत सारे बनते हैं, और सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या है? HCl। क्या है? HCl। क्लियर हो गया? तो आपको एक बात और बता दें कि जब अपन अम्ल की बात करेंगे तो अम्ल की पहचान है डायरेक्टली बेसिकल तरीके से। सर हम देख के कैसे पहचाने कि ये अम्ल है? तो बेटा अम्ल की जो पहचान है, अम्ल में स्टार्टिंग में H लगा रहता है। क्या लगा रहता है? H लगा रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक अम्ल लिखा HCl। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। दूसरा अम्ल यहाँ लिखा अपन ने HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल है। और तीसरा तो आप सब जानते हैं H2SO4। ठीक है, क्या जानते हैं? H2SO4। तो H2SO4 जो है इसे हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब तीनों में आप देखिए, ये आपको H दिखाई दे रहा है, यहाँ H दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग में, और यहाँ H दिखाई दे रहा है। यानी तीनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? H दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि अभी पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन धनायन उत्पन्न करते हैं। क्या है? हाइड्रोजन धनायन उत्पन्न करते हैं। ये भी कभी कभार विकल्प में पूछ देता है। तो जो हाइड्रोजन धनायन है ये अम्ल ही उत्पन्न करते हैं। समझ में आ गया? तो ये थी अम्ल की पहचान, और अम्ल के अपने क्या थे? 3 एग्जाम्पल। अब आपको एक बात और बता दें कि अम्ल जो होते हैं इनका पीएच मान 7 से कम होता है, और कम के लिए हम डिनोट करते हैं यहाँ माइनस। ये माइनस लगाया, इसका मतलब होता है इनका जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है? कम होता है। अब जब बात यहाँ तक आ गई अम्ल के बारे में, टोटल अपन क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। नीचे आए सर, क्षार का बता दीजिए एक आध एग्जाम्पल। तो क्षार जो है, देखिए ध्यान से सुने, हमने अब बात की क्षार की। तो क्षार जो होता है, जिस तरीके से अम्ल में स्टार्टिंग में H लगा रहता है, उसी तरीके से क्षार में लास्ट में OH लगा रहता है। क्या लगा रहता है? OH लगा रहता है। तो अपन ने बात कर ली, जैसे यहाँ की हमने एक एग्जाम्पल लिखा है KOH। क्या लिखा है? KOH। तो ये जो KOH है ये क्या है? क्षार है। समझ में आ रहा है बात? तो KOH क्षार है, NaOH हमारा क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो क्षार है इनके लास्ट में क्या होता है? OH होता है। क्लियर? ये आपको KOH हो गया और NaOH हो गया। तो ये हो गया क्षार। क्लियर हो गया? तो अपन को यहाँ से क्षार के बारे में भी एग्जाम्पल पता चल गया। और जैसे कि अभी अपन ने बात की थी कि जो अम्ल होते हैं, क्या होते हैं? अम्ल होते हैं ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन धनायन उत्पन्न करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो क्षार होंगे वो क्या होंगे? OH ऋणायन मुक्त करेंगे कि नहीं करेंगे? चलिए, तो यहाँ से ये भी पता चल गया। और दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ देखिए बात जो है,
ये जो इसका अगर अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है माइनस यानी कम होता है, तो जो क्षार होता है तो क्षार का पीएच मान इससे क्या होगा भाई, है अधिक होता है, यानी प्लस हमने डिनोट कर दिया। तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ये था अम्ल और क्षार के बारे में सामान्य परिचय जो था डेफिनेशन के माध्यम से हम आपको सिखाना चाहते थे। और अपन ने इतना ज्यादा डिटेल से बात क्यों की, क्योंकि यहाँ पर अपन को एक जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है अम्ल एवं क्षार में अंतर। क्या है? अम्ल एवं क्षार में अंतर अपन आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन यहीं से देख लीजिए अगर अम्ल क्षार में अंतर 4 नंबर का आ जाता है तो हम पहला अंतर क्या लिख सकते हैं कि अम्ल जो होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं, एक अंतर यहाँ से हो गया। और ये जो होते हैं क्षार कड़वे कसैले या तीखे होते हैं, समझ में आ गया एक अंतर। दूसरा अंतर अपन लिख लेंगे कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जो क्षार होते हैं वो लाल को नीला कर देते हैं। दो अंतर समझ में आ गए हैं। और तीसरा अंतर हम लिख देंगे कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है और क्षार का जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होता है। तो 3 अंतर तो हमारे दिमाग में फिट बैठ गए। और चौथा अंतर है कि जो अपन ने एग्जाम्पल लिखा था, तो एग्जाम्पल में अपन ने 3 एग्जाम्पल लिखे थे अम्ल के, HCl, HNO3 और H2SO4, तो ये लिख देंगे। और क्षार की बात करें तो क्षार में हो जाएगा KOH, NaOH। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड। अब आ जाता है थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि पीएच स्केल किसे कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि पीएच स्केल किसे कहते हैं। तो समझिए बेटा, पीएच स्केल जो है मैंने आपको बहुत सारे बच्चे क्लास में कह रहे थे सर समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर डायग्राम बना दिया पीएच स्केल का। ठीक, तो पीएच स्केल जो होता है यहाँ से अपन जो पीएच मान वगैरह मापते हैं, तो ध्यान से सुनो यहाँ पर पहले अपन इसको समझ लेते हैं। यहाँ जो ये 7 नंबर लिखा है, क्या लिखा है? ये 7, ठीक है। और यहाँ ये जो 7 पे जो कॉलम बना है, समझिए यहाँ ये जो लिखा है नेचुरल लिखा है, ठीक है। इसका मतलब होता है ये पीएच मान 7 की बात कर रहा है। और उसके बाद जो 7 से जो माइनस होते हैं क्या होते हैं इस साइड। तो यहाँ देखो ये लिखे हैं एसिड, क्या लिखे हैं? एसिड, यानी 7 से कम की बात कर रहा है, यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो ये है बेटा अम्ल कहलाते हैं। इस साइड के जो होते हैं सब अम्ल होते हैं। और नेक्स्ट इसको जैसे ही 7 के प्लस के आगे चलते हैं, यानी 8, 9, 10, 11, 12 आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो होते हैं, ये जो यहाँ एल्काइन लिखा है यानी कि क्षार कहलाते हैं, ठीक है। अब जब अम्सर 7 से कम वाले अम्ल कहलाते हैं और 7 से अधिक वाले क्षार कहलाते हैं, तो एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि सर ये 7 नंबर वाले ये जो जिनका पीएच मान 7 होता है वो क्या कहलाते हैं। तो जिनका पीएच मान 7 होता है वो हमारे उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, ना तो वो अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं। क्लियर? तो अब एक बात और बता दूं कि जो अम्ल होते हैं यहाँ से देखो ये 7 से कम है या क्या है? 7 से कम। तो 7 से कम जो होते हैं इनकी प्रकृति यानी माइनस पीछे की ओर जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है, यानी कि इनकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। और यहाँ बात करें तो इनकी प्रकृति किस तरीके से हो जाती है? धनात्मक हो जाती है। चलिए तो यहाँ देखें कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, किस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। क्या विकसित किया गया? एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसमें अम्ल में हाइड्रोजन जो होता है H धनायन होता है और उसमें H ऋणायन होता है, इस तरीके से बताया था कि नहीं बताया था। नेक्स्ट आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ कह रहा है कि क्रिस्टल जल किसे कहते हैं। अब यहाँ पर अगर चाहें तो क्रिस्टलन भी कर सकते हैं, यानी कि ना भी लगा सकते हैं। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? तो समझिए कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चेत, यहाँ से की जगह पे 4 चम्मच का कर लेना है। क्या कर लेना है? 4 चम्मच का। निश्चेत अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? क्या है? अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? तो ये देखिए बेटा यहाँ बात कर रहा है अम्लीय, समझिए यही शब्दों से खेल होता है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा साइंस में लॉजिक लगा लें तो बहुत अच्छी हो जाती है अपनी साइंस। यहाँ लिखा है अम्लीय, तो अम्लीय का भी हम पढ़ करके आ रहे हैं कि अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। और वर्षा का मतलब होता है पानी, तो मतलब ऐसा पानी जब गिरने लगे कि क्या हो, उसका पीएच मान, पानी का जो पीएच मान है वो 7 से कम हो जाए। क्या हो जाए? 7 से कम हो जाए तो वो क्या हो जाएगी? अम्लीय वर्षा कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? तो यहाँ देखो जो लिखा है अपना डेफिनेशन, तो वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है, क्या हो जाता है? 5.6 से, तो 7 से तो कम है बात, हाँ। तो 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ 6 है, क्षार किसे कहते हैं या क्षार किन्हें कहते हैं। तो जल में विलेय जो क्षारक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो अपन को परेशान भी नहीं होना है और अपन जानते हैं अगर इतना डिफिकल्ट नहीं लिखना है तो अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं कि क्षार
वे होते हैं कि जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, वो इतना बस अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कुछ अपन इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर 7 नंबर पे, यहाँ लिखा है जल का पीएच मान होता है। अब ध्यान से सुने, यहाँ जल आ जाए, शुद्ध जल आ जाए, तो शुद्ध जल होता है ये क्या होता है, इसका पीएच मान 7 होता है, ना तो ये अम्लीय होता है ना ये क्षारीय होता है। फिर नेक्स्ट है अपना अम्लों का पीएच मान होता है, तो यहाँ लिखा है 7 से कम। क्या लिखा है, 7 से कम। अब आपको देखें ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरीके से भी आ जाता है 7 एक ग्रेटर, समझना बेटा, ये 7 ग्रेटर और यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया मान या पीएच कर दिया, कोई दिक्कत, चलिए मान लिख दिया। ठीक है, ये पीएच मान लिखे दे रहे। और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्या है, डबल ग्रेटर लगा दिए, चलो सिंगल ग्रेटर लगा दे रहे हैं, मान ली चलो। ठीक है, यहाँ पर डबल ग्रेटर नहीं है, सिंगल ग्रेटर है, देखो ये। ठीक, तो होता क्या है, ये 7, यहाँ देखें ये जो इस साइड का हिस्सा है, ये दोनों साइड जो आपको ये मुंह करके दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है, इसका मतलब है साइड वाला हिस्सा बड़ा है। क्या है, इस साइड वाला बड़ा है, और इस साइड के जो मान होंगे वो सब कैसे हैं, छोटे हैं। क्लियर, तो यहाँ ध्यान से देखें, तो ऐसा भी अगर आ जाए तो आपको डरना नहीं है। नेक्स्ट है क्षारों का पीएच मान होता है, इसमें कह रहा है 7 से अधिक। 7 से अधिक आएगा बेटा, तो इस तरीके से आएगा, आपको इस तरीके ये और इस तरीके को लगा रहेगा, और ये पीएच मान जो होगा वो इसी तरीके का यहाँ कुछ लिखा रहेगा। तो समझ में आ गया कि क्षारों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। फिर नेक्स्ट है धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय होते हैं। तो आपको याद करने के लिए बता दूं कि अधात्विक जो है इसमें भी आ जुड़ा है, और अम्लीय में भी स्टार्टिंग से क्या है, आ। ठीक, फिर आता है जल एक ऑक्साइड है। तो जल का जो पीएच मान अभी आप अपन ऊपर पढ़ चुके हैं कि जल का पीएच मान होता है 7, कितना होता है, 7। और अगर जल का पीएच मान 7 होता है तो किसी से क्रिया नहीं करेगा, ना तो ये अम्लीय है और ना क्षारीय है, और जब अम्लीय और क्षारीय कुछ नहीं है तो फिर ये क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है विरंजन के लिए, काहे के लिए किया जाता है, विरंजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खाने का सोडा होता है, तो खाने का सोडा जो होता है ये प्रति अम्लीय होता है, क्या होता है, प्रति अम्लीय। ठीक, फिर नेक्स्ट है अपना टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो टमाटर जो होता है इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और आपको एक बात और बता दूं कि जितने भी जो अपने खट्टे पदार्थ होते हैं अधिकांशतः उन सभी में क्या होता है, विटामिन सी तो पाया ही जाता है, और होता क्या है कि अधिकांशतः साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जब आपको पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या है, तब आप क्या लगा सकते हो, उसमें साइट्रिक अम्ल लगा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तब आप क्या लगा देंगे, साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है अपना दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे आता है कि दही जो है, दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि दूध में क्या होता है, लैक्टोज शर्करा पाया होती है, और ये लैक्टो जो होता है ये लैक्टिक अम्ल होता है। तो ये जो बनता है, मतलब यहाँ पर होता क्या है कि दूध से दही जब बनता है तो इसकी प्रक्रिया अपन ने पढ़ी है कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, जिसकी वजह से दूध काय में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है एसीटिक अम्ल, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसीटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न के सूत्र लिखिए, क्या कह रहा है, निम्न के सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पहला कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझना इस बात को, यहाँ पे थोड़ा सा सूत्रों को लिखने में दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अपन को जिस तरीके से लिखने हैं कॉपी में, वैसे यहाँ नहीं लिख पाते हैं। जैसे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो देखिए बेटा जब प्लास्टर का मतलब क्या होता है, जब हमारी हड्डियां टूट जाती हैं तभी प्लास्टर क्या होता है, चढ़ता है। तो यहाँ देखो ये कैल्शियम सल्फेट, ये तो लिख देना है, और ये लिखना है टूटने का मतलब आधा, आधा का मतलब यहाँ पर लिखा है 1/2, क्या लिखा है 1/2 और H2, यानी कि कैल्शियम सल्फेट और एक आधा जो जल का अणु है, ये दोनों मिलकर के बना क्या है, हमारा प्लास्टर। तो आपको इतना याद रख सकता है कि प्लास्टर कब चढ़ता है, जब कोई चीज क्या हो जाती है, टूट जाती है, यानी हड्डी वगैरह हमारी टूट गई, तब जाकर के प्लास्टर क्या होता है, चढ़ता है। यानी कि हमारा जो पूरा हिस्सा था पूरे से क्या हो गया, आधा हो गया। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना कि इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2 लगाना है। जिप्सम, तो जिप्सम जो है, जिप्सम के द्वारा ही तो क्या हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर होता है ये कैल्शियम सल्फेट ज्यों का त्यों रहेगा, और होता क्या है ये 2H2O। देखो जब अपन पढ़ेंगे कि जिप्सम का निर्माण जो होता है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करेंगे, तो जो जिप्सम है, अगर जिप्सम को हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, मतलब जल के अणु को 3/H2O, ठीक है, और प्लस का 1/2H2O, क्या कर दिया,
1/2H2O। जब हमने अगर जल के अणु को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, चाहे को जिप्सम को, देखो सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 3/2 और 1/2, ये जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/2 और ये 1/2 तब जाकर के कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 2 में। क्या हो जाएगा? 2 में। अब ये कैसे हो जाएगा? तो मैथमेटिकल आप लोगों की इतनी ज्यादा कमजोर नहीं है मैथ, क्योंकि 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और 3 और 1 हो जाएगा 4, और 4 में 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा? 2। तो यहाँ आ जाती है जिप्सम, और जिप्सम के बाद ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है अपना ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना का जो है CaOH का होल ट्वाइस बेटा नीचे को लगा रहता है। क्या लगा रहता है? नीचे की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है CaOCl2। ये जो 2 है ये भी कहाँ रहता है? नीचे को। थोड़ा सा इसमें दिक्कत जाती है और कुछ नहीं। CaOCl2 का प्रचलित नाम है, तो ये प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण का। किसका प्रचलित नाम है? विरंजक चूर्ण का। नेक्स्ट है अपना अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, यानी कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर लेते हैं तब बनता क्या है? तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर लेते हैं तब बनता है हमारा जल एवं लवण। क्या बनता है? जल एवं लवण। क्लियर। और नेक्स्ट है अपना अम्ल एवं क्षारों की क्रिया को समझना बेटा। यहाँ आपने बताया कि जब अम्ल एवं क्षार क्रिया कर लेता है तब जाकर के बनता है जल एवं लवण, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जल और लवण अगर ये बनते भी हैं तो उसकी क्रिया को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण, यानी अम्ल एवं क्षार। अम्ल क्या होते हैं हमारे? देखिए अम्ल होते हैं हमारे ऋणात्मक, ठीक है, इनका पीएच मान 7 से कम होता है। और जो क्षार होते हैं इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो कम और अधिक वाले जब आपस में लड़ाई करेंगे तो क्या होगा? बचेगा बीच वाला। तो बीच वाला कैसा होता है? उदासीन होता है। समझ में आया? फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। क्या स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा को गर्म करके अंतर कैसे करेंगे। जैसे कि अपने पास बेकिंग पाउडर है और धावन सोडा है। क्या है? धावन सोडा। तो आपको सुनिए बेकिंग पाउडर आखिरकार क्या कहलाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसे हम कहते हैं बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर को अगर हम गर्म करें, और दूसरा है अपना सोडियम धावन सोडा। तो जो धावन सोडा होता है ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। और जल के अगर 10 अणु इसमें मिला दिए जाए तो क्या बन जाता है? धावन सोडा। अब हमें ये बताना है कि इसमें हम अंतर कैसे कर पाएंगे और किस माध्यम से गर्म करते हैं। चलिए देखते हैं। तो जैसे ही गर्म करने पर अगर हमने, ये है अपना बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला ये लिखा है आपका, 2 जरूरी नहीं है, बाद में मतलब बैलेंस करने के लिए लगाया गया है, NaSCO3। और इसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसे दूसरा नाम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब इसको हमें गर्म करना है। गर्म करने का मतलब है उसे ऊष्मा दी जा रही है, तो इसे हमने ऊष्मा दी तो बनकर के क्या तैयार हुआ? सोडियम कार्बोनेट। क्या हुआ? ये सोडियम कार्बोनेट, जल, और ये लिखा है लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ देखिए, यहाँ जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग पाउडर को गर्म किया तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? तो हमें प्राप्त हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्राप्त हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग पाउडर को गर्म किया तो हमें मिला क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट जो है धावन सोडा यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको जब हमने गर्म किया, क्या किया? गर्म किया, तब हमें एक नई चीज मिल करके आई है। देखो सोडियम कार्बोनेट तो यहाँ है और सोडियम कार्बोनेट तो यहाँ है, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर जो जल के 10 अणु थे इसके साथ में, ये क्या हो गए? पृथक हो गए। तो अंतर इतना है कि अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और यहाँ पर बात करें कि सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा जो है इसे हम गर्म करते हैं तो कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि जो जल के अणु होते हैं वो बस अलग हो जाते हैं। समझ में आया? चलिए देखते हैं, अपना लिखा हुआ है इस तरीके से। क्या लिखा है कि गर्म करने पर जो बेकिंग पाउडर है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमने नीचे बता दिया ये है, जो चूने के पानी को क्या कर देती है? दूधिया कर देती है। जबकि जो धावन सोडा होता है ऐसी कोई गैस नहीं देता है, बल्कि इस गैस का जो होता है क्रिस्टलन जल होता है वो क्या हो जाता है? निकल जाता है, जो कि यहाँ 10H2O अलग हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ से जो कुछ पहले क्वेश्चन थे ये ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन के अपन ने कवर किए थे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, जो कि अपन ने पहला क्वेश्चन कवर कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न पदार्थों की लिटमस पर क्या क्रिया होगी। अब देखें, ये पदार्थ हमारे सामने दिए गए हैं, इनकी हमें लिटमस पर क्रिया बतानी है। पहला है शुष्क HCl गैस, दूसरा है लेमन जूस, तीसरा है कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक, और चौथा है दही, और पांचवा है साबुन का विलयन, एंड छठवां है NH3 गैस।
तो याद रखे आपको कि कौन से हमारे अम्ल होते हैं और कौन से हमारे क्षार होते हैं। जो अम्ल होंगे वो तो नीले को लाल कर देंगे, जो क्षार होंगे वो लाल को नीला कर देंगे, और जो नहीं होंगे वो कोई क्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखें यहां से आ जाता है जो HCl है, पहला है शुष्क HCl। तो ये बेटा ये शुष्क HCl होता है, ये देखिए लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ नेक्स्ट, यहाँ देखो अब आपके दिमाग में आएगी, बोले सर ये HCl तो अम्ल है तो ये इसे नीले को लाल करना चाहिए, लेकिन बेटा यहाँ पर लिखा क्या है, गैस। ठीक है, क्या लिखा है, गैस। और शुष्क है मतलब कोई क्रिया करने, मतलब उस तरीके से क्या है कि शुष्क है यानी कि उसमें कोई द्रव्यता नहीं है, तो ये क्या कर सकता है, कोई क्रिया नहीं करेगा, कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर NH3 गैस। तो NH3 जो होता है अमोनिया है। अब आपके दिमाग में ये भी बात आएगी कि सर यहाँ पर ये भी गैस है तो इसे भी क्रिया नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसमें देखो स्टार्टिंग में लिखा क्या है, आर्द्र। ठीक है, आर्द्र का मतलब होता है उसमें कुछ ना कुछ नमी है, क्या है, नमी की मात्रा है। तब ये आपने पढ़ा होगा, देखिए NH3 ये लिखा है और ये OH, क्या लिखा है, OH, NH3OH। तो NH3OH है यानी लास्ट में OH लगा यानी क्षार है पक्का, और मतलब इससे क्या होता है, क्षार। तो ये क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देती है। नेक्स्ट है अपना लेमन जूस। अब बेटा जूस जो है अधिकांश लेमन का मतलब तो होता है नींबू, क्या होता है, नींबू। और नींबू क्या होता है, खट्टा होता है यानी अम्लीय होता है, तो ये नीले को क्या कर देगा, लाल कर देगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट है अपना कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक। ये भी क्या करता है, नीले को लाल कर देता है यानी अम्ल है। और दही, दही भी हमारा क्या है, अम्ल है, पता है, खट्टा होता है, तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। और नेक्स्ट वाला आता है साबुन। तो साबुन तो क्षार है, ठीक है। तो यहाँ देखें साबुन जो अगर क्षार है तो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। समझ में आया, ये थी अपने अपन को ये बताना था, तो आपको याद रखना है इन दो चीजों में अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। जो पहला यहाँ HCl, अगर HCl अम्ल लिखा होता, क्या लिखा होता, अम्ल लिखा होता, तब हम वहां पे जाकर के क्या करते, नीले को लाल। ठीक है, लेकिन यहाँ गैस लिखा है तो फिर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ ये कह रहा है कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाते समय एक परख नली में दानेदार जिंक लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, तो हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के साथ निकलती है, निम्न परिवर्तन करने पर क्या होगा। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, इसमें कह रहा है कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाते समय परख नली में दानेदार जिंक लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक, अच्छा ये देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले सर ये क्या है, ये का गलत लिख जाता है, कभी कभार हो जाता है टाइपिंग में। सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के साथ निकलती है, निम्न परिवर्तन करने पर क्या हो। देखो ये क्या लिखा है, क्या लिखा है बेटा। ठीक है, तो इन चीजों पर ध्यान ना दे करके हमें अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्या होगा। तो देखें जो पहला वाला जो है इसमें मतलब इसमें चार दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि दानेदार जिंक के स्थान पर अगर हम पाउडर ले लें, क्या ले लें, दानेदार जिंक के स्थान पर अगर हम पाउडर लें, ठीक है, यानी जिंक का ही पाउडर लिया जाए, तो आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि अगर हम दानेदार का मतलब दानों के रूप में है, ठीक है, और पाउडर मतलब उससे छोटा होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मतलब इसमें होगा क्या, ये जल्दी क्रिया कर लेगी, क्या कर लेगी, जल्दी क्रिया कर लेगी, इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या किया जाए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया जाए, ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया जाए तब क्या होगा, अब भी बता रहे थोड़ी देर में। जिंक के स्थान पर अगर हम तांबा ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, तांबा ले लिया जाए। और चौथा नंबर है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर के अगर हम परखनली में गर्म किया जाए। यानी ये चार चीजें हैं अपने पास में, और चारों के आंसर हमें क्या करने हैं, बताने हैं। तो ये चार क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में आपको क्या कर रहा हूँ, इसके आंसर बता रहा हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या है, फर्स्ट नंबर का आंसर है कि अगर हम दानेदार जिंक के स्थान पर क्या लेते हैं, जिंक पाउडर, क्या लेते हैं, तो जिंक पाउडर लेने से जो पाउडर होता है, अब पाउडर का मतलब क्या होता है, धूल टाइप का, तो जो पाउडर होता है वो दानों की अपेक्षा अधिक तेजी से क्या करेगा, क्रिया करेगा। और जब अधिक तेजी से क्रिया करेगा तो जो हाइड्रोजन गैस होगी वो भी बहुत तीव्र गति से क्या होगी, निकलेगी। समझ में आ गया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट है अपना, उसमें कह रहा था अगर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लें तब क्या होगा। तो आप देखिए कि जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि सॉरी HCl, और यहाँ सल्फ्यूरिक, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह पर हम क्या ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक। तो हाइड्रोक्लोरिक भी अम्ल है और सल्फ्यूरिक अम्ल भी है, और दोनों के दोनों जो अम्ल है वो तनु है, इससे कोई अपन को अंतर पड़ने वाला नहीं है। यानी कि अगर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर तनु हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल ले लेते हैं तो जो अभिक्रिया होगी वो पूर्ववत रहेगी, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो जो परिवर्तन नहीं आएगा तो जिस मात्रा में पहले हाइड्रोजन गैस बन रही थी उसी हिसाब से आगे भी हाइड्रोजन गैस बनेगी। जो पहला वाला था इसमें अपन ने उसमें भर थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस जो होगी वो अधिक तीव्रता से बनेगी। क्यों? क्योंकि पाउडर लिया जा रहा है किसके स्थान पर? दाने के स्थान पर। ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाता है थर्ड नंबर का, उसमें था कि कॉपर की जो छीलन है, यानी जिंक के स्थान पर अपन कॉपर तांबे की छीलन इस तरीके से था। तो यहाँ लिखा है अगर हम कॉपर की छीलन लेते हैं तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करेगा। कॉपर की जो छीलन है अगर हम इसे लेते हैं तब ये हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करेगा, और जब हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी ही नहीं। फिर इस कंडीशन में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। फिर चौथा था अपना तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर अगर अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा इसमें क्या हो चुकी है, मिसप्रिंट कर दिए बच्चों ने। तो अगर इसके स्थान पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर के गर्म किया जाता है तो वह क्या होगा? जिंक लिखा, जिंक मतलब बेटा जिंक लिखा है यहाँ पर, चलो मैं सुधार दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये बिंदी लगा लेना यहाँ, जिंक। और जिंक का साइन तो संकेत तो पता है आपको, Zn होता है। क्या होता है? Zn। ये तो यहाँ पर जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर के गर्म किया जाता है तो वह जिंक से अभिक्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस देता है। यानी कि यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ओनली हमारा एक बस ये थर्ड नंबर का है जिसमें से क्या होगा? हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी क्योंकि यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। और जो फर्स्ट नंबर का है इसमें हाइड्रोजन गैस तीव्र गति से निकलेगी। दूसरा वाले में दोनों अम्ल है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और थर्ड नंबर पे क्या होगा? थर्ड नंबर पे गैस अपनी नहीं बनेगी। और चौथा नंबर जो है इससे हाइड्रोजन गैस क्या होगी? निकलेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका समीकरण भी अपन ने लिख दिया, जैसे ये है जिंक। क्या है? जिंक। तो जिंक का Zn, और जिंक के बाद अपन ने क्या लिखा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब ये गर्म करने पर क्या होता है? यहाँ ये जो है तीर का साइन लगना, ये गर्म करने पर तो क्या होता है? Na2 ZnO2 बनता है और ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है? निकल करके अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये थे अपने क्वेश्चन, कितने बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने क्या कर लिए? कवर कर लिए। नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन क्या करेंगे और आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे, और नेक्स्ट वाले चैप्टर जो पार्ट होगा अपना उसमें टोटल अपना ये चैप्टर जो होगा सेकंड वो क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग को बता दूं कि जो साइंस का पहला चैप्टर टोटल अपलोड अपन ने कर दिया है, सेकंड चैप्टर भी पूरा कर देंगे, ऐसे करके अपन आगे पढ़ते रहेंगे। और सोशल साइंस जो है, क्योंकि अपन जानते हैं कि नेक्स्ट ईयर सोशल साइंस को क्या हो जाना है? चेंज हो जानी है। तो उसके केवल इंपॉर्टेंट पार्ट अपन बनाते जा रहे हैं, तो उसके भी 7 पार्ट बन चुके हैं। तो आप लोगों को देखते रहना है, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना। मिलेंगे आपके साथ सेकंड नंबर के पार्ट में। जयराम जी की।